अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के हवाले से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अल्कीन्स जहां एडिशन के रिएक्शंस दे सकते हैं वहां ये ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। और अल्कीन्स के रिएक्शन में जैसे एडिशन के अतबार से आपने 5 कैटेगरीज स्टडी की थी, इसी तरह ऑक्सीडेशन के हवाले से भी ये मजीद 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसमें पहली कैटेगरी थी जो हमने प्रीवियसली स्टडी की, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आप अल्कीन्स में ऑक्सीजन ऐड करके क्या प्रोड्यूस करते थे, एपॉक्साइड्स। फिर सेकेंड कैटेगरी आपने स्टडी की थी कि अल्कीन्स एक खास किस्म का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, और उस हाइड्रोक्सिलेशन के नतीजे में हमने इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोज को प्रोड्यूस होते देखा था, जो एज अ एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं। तो वो दो अहम फीचर्स हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में स्टडी किए थे। मजीद 2 रिएक्शंस रहते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हवाले से अल्कीन्स परफॉर्म कर सकती है। तीसरी कैटेगरी है इसमें कंबशन, कि अल्कीन्स जहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर रही है, हाइड्रोक्सिलेशन कर रही है, वहां ये कंबशन का फिनोमिना भी करती है। कंबशन को अगर आप बाय नेम देखें तो ये इसको सिंपल लफ्जों में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना कंबशन कहलाता है। और इस कंबशन के फिनोमेना में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसे आप हीट ऑफ कंबशन के नाम से स्टडी करते थे। अल्केन्स में भी आपने कंबशन का बिहेवियर स्टडी किया था कि वो भी कंबशन का शिकार होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह आपके पास अल्कीन्स भी कंबशन करते हैं और एडिशन के अंदर भी आपके पास ये जनरली ये बिहेवियर शो करते थे, तो हमने वहां पर देखा था। अब हम बात करेंगे इसके बिहेवियर की कि अल्कीन्स किस तरह से ये काम करते हैं। अल्कीन्स बर्न इन एयर विद ल्यूमिनस फ्लेम एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यानी अल्कीन्स भी एयर के साथ बर्न करते हैं फ्लेम की मौजूदगी में, और रिजल्ट क्या होता है, वही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ हीट। इथीन जो कि इसका सबसे लोएस्ट मेंबर है अल्कीन का, इट फॉर्म्स अ हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। तो जो इथीन है वो एक खास किस्म का हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल प्रोड्यूस करता है एयर और ऑक्सीजन के साथ, जिसको फर्दर फिर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी करते हैं इस एक्सप्लोसिव हीट को। तो इस तरह से अल्कीन्स कंबशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन अगर हम देखें इसका तो 2 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कीन का जो ये मेंबर है ईथीन, इसका फार्मूला होता है C2H4। जब इसमें आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में जो पहली चीज़ आती है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस लॉट ऑफ हीट, जिसे आप हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो ये कंबशन का तीसरा फिनोमेना था जो अल्कीन्स परफॉर्म करते थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के एतबार से जो आखिरी जो कैटेगरी है जो ये परफॉर्म करते हैं, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। अगर आप इस नेम को देखें कि ओजोनोलाइसिस है क्या, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन, और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, यानी ऐसी ब्रेक डाउन जो आपके पास किसकी प्रेजेंस में हो, ओजोन की प्रेजेंस में हो। और ओजोन क्या है, बाय फॉर्मूला O3 को ओजोन कहते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओपन करके देखें तो इस तरह से 3 ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक रिंग बनाते हैं, जो फर्दर जाके फिर आगे अल्कीन्स के साथ ये रिएक्ट करेगा और हम इसका बिहेवियर देखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसे जो है क्लोज फॉर्म में ही यूज करते हैं। ये ओपन आपको इसलिए बता रही हैं ताकि जब आप इसका मैकेनिज्म वगैरह देखें तो आप समझ सकें कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बॉन्ड्स कहीं से भी ब्रेक होकर आगे फर्दर जो है ऐड हो सकते हैं या ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये अल्कीन्स के साथ परफॉर्म करेंगे बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम होता है कि ओजोन जो है, जिसे O3 हम कहते हैं, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये एक तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रोपिक कहलाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी मिलती है वहाँ ये ओजोन की फॉर्म में भी मिलती है। तो रिएक्शन के अतबार से देखा जाए तो इट रिएक्ट्स विगरसली विद अल्कीन्स, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे। और उस रिएक्शन के नतीजे में जो पहली चीज़ हमारे सामने आती है, इट फॉर्म्स एन अनस्टेबल मोल ओजोनाइट।
तो ये सबसे पहली जो चीज़ ये बनाते हैं वो आपके पास कंपाउंड होता है मोल ओजोनाइड, जो कि इंतहाई अनस्टेबल होता है। अब ये कंपाउंड आपके पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप को स्पॉन्टेनियसली रीअरेंज करेगा, और उस रीअरेंजमेंट के दौरान ये स्टेबल हालत को पहुंच जाएगा, जिसे हम फिर ओजोनाइड का नाम देते हैं। तो अगर आप इसी चीज़ को फिर फर्दर देखें तो ओजोनाइड से फिर आगे जाके डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। तो उस पर जाने से पहले हम पहले मोल ओजोनाइड और ओजोनाइड की फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, देन हम देखेंगे कि इससे कौन सी क्लास जनरेट होती है। तो ये जनरल रिएक्शन है कि दो कार्बन पर मुश्तमिल डबल बॉन्ड के साथ इथीन है, इसमें आप ओजोन O3 को ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और आपने अभी देखा कि ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल एक रिंग होता है। तो वो रिंग कैसे ऐड होगा कि एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऊपर वाला, और वो यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाता है। जो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन ने अपना एक बॉन्ड ब्रेक किया, और ओजोन का मॉलिक्यूल आकर इसके साथ अटैच हो गया है ऑन वन साइड, बॉटम साइड, और एक जो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और वो कार्बन के साथ अटैच हो गए। अब जो कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो अब इस कंपाउंड को ओपन कर लें तो हाइड्रोजन आप साइड पर जो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं वो आप ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम मोल ओजोनाइड कहते हैं, जो नहायत ही अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें 3 बल्कि और हैवी जो ऑक्सीजन के एटम्स एक ही साइड पर आकर अटैच हो गए हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। स्टेबिलिटी गेन करने का वाहिद हल इसके पास है कि ये रीअरेंजमेंट करता है। इस रीअरेंजमेंट के दौरान होता क्या है कि ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड है ये मजीद आगे जाकर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर कार्बन और कार्बन के पास कमी आ जाएगी। अब इस कमी को कौन पूरा करेगा? नीचे मौजूद जो बल्कि एटम्स अटैच हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैच है, उसमें से ये जो लास्ट वाली ऑक्सीजन है ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेती है, ये सेपरेट हो जाती है यहाँ से। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, जो बाद में ये दोनों शेयर करके बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं, जो आप बॉटम में नेक्स्ट कंपाउंड में देख रहे हैं। अब ये जो कार्बन और कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक किया था और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, ये इनकमिंग ऑक्सीजन इन दोनों के साथ कनेक्ट होकर बॉन्ड बना लेती है, जो आप इस वक्त लिंक देख सकते हैं। और ये एक हार्ट लाइक सा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का लिंकेज शामिल है, और साइड पर टर्मिनल पोजीशंस पर वही अटैच स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन हैं वो लिंक्ड हैं। तो इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, जो कदरे मोल ओजोनाइड से स्टेबल होता है। तो लेकिन ये टोटली स्टेबल नहीं होता, इसने भी आगे जाकर मजीद ब्रेक होना है और कंपाउंड डेवलप करना है। तो ओजोनाइड्स के हवाले से बात की जाए तो ओजोनाइड्स क्या होते हैं? दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और ये अनस्टेबल कंपाउंड्स भी अपने आप को स्टेबल करते हैं। किस तरह से स्टेबल करते हैं? बाय द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन। अब ये रिड्यूस होंगे, और जब ये रिडक्शन का शिकार होंगे तो रिडक्शन के लिए किसी ना किसी चीज के साथ ये ट्रीटमेंट इसकी करवाई जाएगी। तो दे आर डायरेक्टली रिड्यूस बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। तो जिंक एंड वाटर को डाला जाता है, जो फिर इस ओजोनाइड को मजीद रिड्यूस करके, ब्रेक करके इससे फर्दर क्लास बनाता है। तो ये इस जो रिडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है उसमें जो चीज हमारे सामने आती है, जो क्लास हमें मिलती है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो क्लास ये डेवलप करता है वो है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो यहाँ से आपने असेस कर लिया कि ओजोनोलाइसिस के प्रोसेस में अल्कीन्स की क्लास से हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, जिन्हें कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ओजोनाइड ये काम कैसे करता है। तो ये रिएक्शन सारा लिंक्ड रहेगा कि आपने इथीन से शुरू करना है और आपने ये साथ लेकर चलना है। तो ये वही ओजोनाइड है जिसमें अब हम वाटर डालेंगे। एक स्टेप में वाटर डालेगा और नेक्स्ट स्टेप में जिंक ऐड होगी। तो जब वाटर ऐड होता है तो ये इसी तरह से है जैसे सैलाब आए और घर टूट जाए। तो ये आपके पास ये जो अभी हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था ओजोनाइड का, ये पानी की मौजूदगी में ब्रेक होता है। कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि ऊपर वाली जो ऑक्सीजन है वो वैसी की वैसे रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा टॉप से, और नीचे से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके नतीजे में दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग डेवलप हो जाते हैं, जिन जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आपके पास कौन सा ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। तो अगर हम इस लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ऊपर से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन ऑक्सीजन का, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डेवलप करेगा, जो आगे आप देख सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करें तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि एच है पहले, फिर उसके बाद कार्बन का एटम है,
फिर उसके बाद हाइड्रोजन का एटम है जिसे हमने ओपन करके सीधा कर दिया है, फिर कार्बन के साथ जो एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मौजूद थी अब वो डबल बॉन्ड बना चुकी है क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये सेपरेट हो चुका है यहाँ से। एक मॉलिक्यूल इस तरह से जनरेट हुआ लेफ्ट साइड से। अगर आप राइट साइड में देखें तो उसमें भी सिमिलर बिहेवियर है, सेम हाइड्रोजन ही अटैच है। तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में से सिमिलर दो एक जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जो एल्डिहाइड की क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि CHO का ग्रुप यहाँ पर मौजूद है जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका ताल्लुक एल्डिहाइड की क्लास से है। सो इसे हम क्योंकि ये कार्बन पर मुश्तमिल है तो हम इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के जनरेट हुए जब हमने इथीन को लिया। और इथीन एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आगे जाकर आपको बताएंगे कि कैसे ये आप एसेस कर सकते हैं। और साथ जो एक ऑक्सीजन बच गई थी वो ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन करके बनाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है नेक्स्ट स्टेप में जिंक के साथ ये रिएक्ट करेगी और बनाएगी जिंक, इससे ऑक्सीजन ले लेगा और ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ फिर वाटर अगेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से पूरे रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि हमारे पास रिडक्शन के प्रोसेस से कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड जो कि एक कार्बन पर मुश्तमिल थी वो जनरेट हुई। अगर आप इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एक MCQ भी पूछा जाता है कि ओजोनोलाइसिस जो है इट इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि ये स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करने में ये मददगार साबित होती है। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां से ब्रेक डाउन होगी और उसके लेफ्ट और राइट पर जो भी कार्बन्स होंगी उसके मुताबिक आपके कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होंगे। लाइक इस बात को आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इथीन को लिया और इथीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पे जितनी भी कार्बन होंगी उसके हिसाब से आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। क्योंकि इसमें आपके पास दोनों के पास राइट और लेफ्ट में एक ही कार्बन है तो और साथ अटैच भी हाइड्रोजन है सिर्फ, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जनरेट होगा जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख के भी असेस कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा। अब प्रोपीन की बात करते हैं, जो अगर हम एक कार्बन बढ़ा लें तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है और उसमें आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाएं, लाइक हमने राइट साइड पे डबल बॉन्ड लगाया है तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में देखें तो राइट साइड पर एक कार्बन है जिससे एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और लेफ्ट साइड पे दो कार्बन हैं जिससे दो कार्बन वाला आपका एल्डिहाइड बनेगा जो कि एसिड एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड इसलिए बनेगा क्योंकि कार्बन के साथ एक तरफ तो एक कार्बन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लिंक्ड है और राइट साइड वाली कार्बन के पास तो दोनों ही हाइड्रोजन हैं, इसलिए हम सिर्फ एल्डिहाइड्स ही यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से आप बॉन्ड्स को देख के लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी कहाँ पर डबल बॉन्ड है और कौन सी आपके पास प्रोडक्ट बनी है। अब तीसरी अगर हम एक और जो है एग्जांपल जो हम बाय दी मैकेनिज्म भी देखेंगे, टू ब्यूटीन। अब चार कार्बन पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर है, अगर टू ब्यूटीन की बजाय वन ब्यूटीन होता तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, तो आप कहते हैं कि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड और तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड जनरेट होगा। लेकिन ये टू ब्यूटीन है तो सेंटर में डबल बॉन्ड आ गया। तो सेंटर से अगर आप राइट और लेफ्ट देखें तो आपको इक्वल कार्बन मिल रही हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है उसके साथ एक तो कार्बन अटैच है अल्काइल की सूरत में और दूसरा उसके साथ ये हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच है, इसीलिए ये एक एल्डिहाइड और ये राइट साइड पे दूसरा एल्डिहाइड जनरेट करेगा और दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को एसीटल्डिहाइड कॉमनली कहते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को देख के भी असेस कर सकते हैं कि वो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा या क्या बनाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होती, कोई कार्बन का ग्रुप लगा होता तो इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों लिंक्ड में कार्बन होती तो हमारे पास कीटोन डेवलप होती ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होता है जहां से वहां से ऑक्सीजन फराहम होती है उस मुतल्लिका कार्बन को। तो अब हम टू ब्यूटीन का अगर फिनोमेना देखें तो ये है टू ब्यूटीन जिसमें चार कार्बन है और सेकंड पर डबल बॉन्ड है। उसी तरह हम इसमें ओजोन ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसी तरह से ओजोन का जो मॉलिक्यूल है ये ओपन होगा और नीचे आकर लिंक कर जाएगा, जिसे हम मोल ओजोनाइड कहते हैं, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। आफ्टर देन ये रीअरेंजमेंट का शिकार होगा और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। नीचे वाली ऑक्सीजन उसी तरह से जैसे इथीन में आपने देखा ऊपर आ जाएगी और ये हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है कि ये जो कार्बन है इसके साथ आपने अल्कीन की सूरत में, इथीन की सूरत में सिर्फ और सिर्फ दोनों हाइड्रोजन को देखा था। अब आप एक तरफ हाइड्रोजन देख रहे हैं और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद है एक कार्बन पर मुश्तमिल। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दोनों कार्बन्स भी आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहेवियर वहीं पर होना है जैसे आपने अल्कीन्स में इथीन के अंदर देखा है कि यहाँ से ब्रेकेज होना है। तो नेक्स्ट में इस ओजोनाइड को आप लेकर आएंगे नीचे
और ये बॉन्ड वहीं से ब्रेक होगा जैसे कि आपने पहले इथीन की सूरत में देखा था। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट की सूरत हाल है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों हाइड्रोजन अटैच नहीं है। एक CH3 है वो आप ले लेंगे, फिर कार्बन को सीधा करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन को सीधा करेंगे, फिर डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डेवलप होगा तो इसे हम एसिडल्डिहाइड कहते हैं। तो राइट और लेफ्ट में क्योंकि सिमिलर सिचुएशन है तो दो एक जैसे आपके पास एसिडल्डिहाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और साथ जो ऑक्सीजन थी उसी तरह वाटर उसे कैप्चर करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेक्स्ट स्टेप के अंदर जिंक के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस तरह से ये आपके पास क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन थी, जितनी भी सिमेट्रिकल अल्कीन्स होती हैं उनमें सिमिलर प्रोडक्ट्स बनती हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो चाहे वो कीटोन्स हो। तो आगे जाके मजीद हम इस फीचर को भी देख लेते हैं। अल्कीन्स दो तरह की होती हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल अल्कीन होती है उसमें एक प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि उसकी राइट और लेफ्ट दोनों सिमिलर बिहेवियर होता है कार्बन का। तो चाहे वो एल्डिहाइड बन जाए दोनों के दोनों, चाहे वो कीटोन्स बन जाए दोनों के दोनों। जैसे आपने प्रीवियसली केसेस देखे उसमें आपने एल्डिहाइड्स को देखा कि टू एल्डिहाइड्स बन रहे थे, टू फॉर्मेल्डिहाइड्स आपके पास इथीन की सूरत में, और टू ब्यूटीन की सूरत में आपने दो एसिटल्डिहाइड्स को बनते हुए देखा। वजह क्या थी कि सिमेट्रिकल अल्कीन थी, इसीलिए आपको एक ही तरह की प्रोडक्ट मिली लेकिन टू मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। टू मॉलिक्यूल्स दोनों सिचुएशन में जनरेट होते हैं, लेकिन उनकी नेचर सेम कब होगी, जब आपकी अल्कीन सिमेट्रिकल होगी। जब अल्कीन आपके पास अनसिमेट्रिकल होगी, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों अतराफ में कार्बन एक जैसी नहीं होंगी, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि वो मिक्सचर प्रोडक्ट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों एल्डिहाइड्स क्रिएट हो जाएं डिफरेंट कार्बन चेन पर मुश्तमिल, दोनों कीटोन्स ही डेवलप हो लेकिन डिफरेंट कार्बन चेन पर मुश्तमिल, या एक एल्डिहाइड हो और दूसरा साथ कीटोन हो। तो इस तरह से आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की सूरत में मिलते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का एक रेलेवेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज एसिटल्डिहाइड। वो कहते हैं कि ओजोनोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हमें मिली वो सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड थी। तो उसका फॉर्मूला वो बता रहा है आपको कि CH3CHO। The chemist who did this experiment correctly claimed that two possible starting materials can give this product। जिस केमिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका मानना था कि दो पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे जो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आपसे वो ये डिमांड कर रहा है कि कैन यू गेस द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। ओजोन के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रिप्स विद अल्कीन to give aldehydes and or ketones. Only one product is obtained if the alkene is symmetrical। तो हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट एक ही है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग अल्कीन है हमारी वो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि वो सिमेट्रिकल होगी। अब सिमेट्रिकल में हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी कार्बन चेन पर मुश्तमिल होगी? तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला से जज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कार्बन है और दो कार्बन वाला ये आपके पास कंपाउंड जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब चार कार्बन वाला आपके पास स्ट्रक्चर था। लाइक चार कार्बन वाला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, टू ब्यूटीन, और एक प्रोडक्ट बनी है तो आप डबल बॉन्ड को सेंटर में लगाएंगे ताकि ये सिमेट्रिकल को नेचर को शो करे। क्योंकि अगर आप राइट पर एक कार्बन के बाद लगा लेते हैं तो ये वन ब्यूटीन बनती है, तो वन ब्यूटीन सिमेट्रिकल नहीं है और सिमेट्रिकल में एक प्रोडक्ट नहीं बनती। तो आपने टू ब्यूटीन बनानी है। चार कार्बन हमने इस प्रोडक्ट को देखकर जो उसने हमें बताई क्वेश्चन में उससे हमने चार ली कार्बन्स, और टू ब्यूटीन इसलिए ली क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनी है तो वो सिमेट्रिकल की सूरत में ही बन सकती है। अब वो कहता है कि ये टू ब्यूटीन जो हम गेस कर रहे हैं इस दो पॉसिबल इसके केसेस हो सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो टू ब्यूटीन की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, जो दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाएंगी, जो आप देख सकते हैं। लाइक अगर हम सिस टू ब्यूटीन लें तो क्या फर्क आ जाएगा? कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसके सिमिलर साइड पर एक जैसे ग्रुप्स होंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिमिलर ग्रुप्स का एक साइड पर होना या एक कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच होना, ये हमारे पास सिस की कंडीशन होती है, और ट्रांस में ये चीज ऑपोजिट हो जाती है। तो उसमें उसी तरह आप ओजोन ऐड करेंगे और क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन और कार्बन का, वहां पर नीचे आकर ओजोन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, उसी तरह से मोल ओजोनाइड बनेगा जो कि अनस्टेबल है, और रीअरेंजमेंट के बाद एक ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी कार्बन और कार्बन के साथ, और ये हट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो नेक्स्ट में जाकर आप देखेंगे। अभी आपने टू ब्यूटीन की सूरत में देखा था, तो ये उसी तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा पानी की मौजूदगी में, और उसी तरह से दो मॉलिक्यूल्स एसिटल्डिहाइड के जनरेट होंगे, साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी इस ऑक्सीजन को कैप्चर करने के बाद वाटर के साथ, और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक लेगी और जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाएगी। ये सारा बिहेवियर सेम था, आपने वही प्रोडक्ट देखी है CH3CHO, बनी किससे? ये सिस टू ब्यूटीन से। एक और कंपाउंड यही एसिटल्डिहाइड बनाएगा, जो पॉसिबिलिटी वो एग्जिस्ट कर सकता है वो है ट्रांस टू ब्यूटीन।
उसमें फ़र्क क्या आ गया कि वही डबल बॉन्डेड कार्बन में एक अल्काइल को आप नीचे ले गए, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हो तो वो ट्रांस टू ब्यूटेन बनती है। स्ट्रक्चर भी उतना है, नेचर ऑफ कार्बन भी वही है, पोजीशन भी वही है, सिमेट्रिकल ही है ये, लेकिन फॉर्म के एतबार से ट्रांस है। तो इसमें भी अगर आप ओजोन और उसी तरह कंडीशन ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उसी तरह से तीनों ऑक्सीजन के एटम्स एक साइड पर लग जाएंगे, मोल ओजोनाइड क्रिएट करेंगे जो कि अनस्टेबल है। फिर रीअरेंजमेंट के दौरान उसी तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है ओजोनाइड का, जो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद उसी तरह से 2 एसिटल्डिहाइड्स क्रिएट करेगा और साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्दर जिंक के साथ रिड्यूस होती है और क्या बनाती है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपने देखा किस तरह से सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ने एक ही कंपाउंड बनाया, तो एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से आप जजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ओजोनोलाइसिस के स्टेप्स को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, तो आप आराम से किसी भी अल्कीन के स्ट्रक्चर को देखकर भी बता सकते हैं कि वो कितने जो है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बना सकता है, या सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा या सिर्फ कीटोन्स बनाएगा। एक और क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उससे रेलिवेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इथाइलिन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। हम अल्कीन्स के प्रेपरेशन मेथड इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं, वो आप मेथड्स इसमें मेंशन करेंगे। दूसरा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि बताएं कि इथाइलिन कैसे डबल बॉन्ड जनरेट करता है। अब डबल बॉन्ड की आपने अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपने कोई टेस्ट का सहारा लेना है। तो आपने अल्कीन्स के 2 टेस्ट आपने प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़े थे, एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा KMnO4 टेस्ट। तो आप इन टेस्ट के थ्रू डबल बॉन्ड को बताएंगे कि वो कैसे स्टैब्लिश होता है किसी स्ट्रक्चर में, जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि कैसे डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन ब्रोमीन वाटर टेस्ट में और KMnO4 टेस्ट में साबित होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. Study well and be happy. Best of luck.